नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग देख रहे थे अंग्रेजों की पंजाब विजय के बारे में, यानी कि ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब के बारे में। और इसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले सिखों का इतिहास जानना जरूरी है, और सिखों का इतिहास जो होता है वह उनके गुरुओं से ही शुरू होता है। और इस कारण से हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिखों के सभी 10 गुरुओं के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव इत्यादि सभी गुरुओं के बारे में, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और फिर गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम गुरु थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से नादौन का युद्ध हुआ था, किस प्रकार से खालसा की स्थापना हुई थी, किस प्रकार से आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, चकमौर का युद्ध, खितराना का युद्ध हुआ था, और किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद का जो अध्याय है वो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से बंदा बहादुर से गुरु गोविंद सिंह के बाद का अध्याय जो होता है वह शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। यदि आप चैनल पर पुराने सदस्य हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और जरूर से जरूर पूरा ध्यान दे करके देखिएगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। आइए देखते हैं बंदा बहादुर के बारे में, जिनका कार्यकाल 1708 से 1716 ईस्वी तक, मतलब 8 साल तक था। गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु से पूर्व ही अपने शिष्य बंदा बहादुर, जिनका असली नाम माधो दास था, इनको राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने का आदेश देकर बड़ी शिष्य मंडली के साथ पंजाब भेजा था, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। अब यहाँ से आगे देखते हैं। बंदा बहादुर जो थे वो जम्मू के रहने वाले थे तथा नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी से मिले थे। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, बाद में इनका नाम माधो सिंह दास रखा गया। वैसे वैराग धारण करने पर ये माधव दास वैरागी भी कहलाए। इन्होंने खुद को गुरु का बंदा कहा था, अतः बंदा बहादुर कहे गए, तथा गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका एक अन्य नाम गुरु बख्श सिंह भी रखा था। तो एक ही शख्स है बंदा बहादुर, इन्हीं के कई नाम हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिखों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए, जैसा मैंने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे जो है 2 पठान लगा दिए गए थे, और उसी में से एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह जी को घायल कर दिया था, इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे अफगान के शासकों ने सिखों पर अत्याचार किया था और बहुत सारे लोगों ने अत्याचार किया था। तो उसका बदला लेने के लिए इन्होंने सर्वप्रथम सरहिंद के सूबेदार, यही सरहिंद का सूबेदार था वजीर खां, जिसने पठान को उनके पीछे लगाया था, तो सबसे पहले सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को ही पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सरहिंद के 28 परगनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया और मुगलों की जगह सिख अधिकारियों की नियुक्ति उन्होंने की। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर भी बनवाई। तो यदि पूछा जाता है कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए, तो बंदा बहादुर जी ने चलवाए। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के पास युद्ध में घिर जाने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तथा फर्रुख सियर ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों में सरबत खालसा और गुरुमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। अब ये दोनों प्रथाएं क्या थी, यह यदि डीप से पूछा जाता है क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा।
शरबत खालसा यदि देखें तो साल में 2 बार दिवाली और बैसाखी के दिन सभी सिख जो है वो इकट्ठा होते थे और राजनीति से जुड़े निर्णय लिया करते थे। तो ये जो इकट्ठा होने का क्रम था, जो इकट्ठा होने की प्रथा थी, यही शरबत खालसा कहलाती थी। ठीक है। और गुरुमत्ता, गुरुमत्ता जो है शरबत खालसा में लिया जाने वाला निर्णय था। ठीक है। जो इकट्ठा होते थे उसको शरबत खालसा कहते थे और उस शरबत खालसा में जो निर्णय लिया जाता था उसको गुरुमत्ता कहा जाता था। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद जरूर रखिएगा। ये बहुत कम किताबों में मिलता है तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि अगर डीप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। समय के साथ सिखों ने छोटे छोटे संगठन बना लिए, परंतु 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में सभी दल खालसा में संगठित हो गए। ठीक है। मतलब अलग अलग छोटे छोटे संगठन थे जो कि कपूर सिंह जी के नेतृत्व में दल खालसा नामक संगठन के तहत इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए। 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। राखी प्रथा के तहत क्या होता था कि प्रत्येक गांव से उस गांव की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था तथा इसके बदले गांव की सुरक्षा का भरोसा दिया जाता था। ठीक है। तो राखी प्रथा 1753 ईस्वी, याद रखिएगा। इधर राखी प्रथा से सिखों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी तो उधर 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठे जो थे वो कमजोर होने लगे थे। इसके बाद सिखों का गौरवपूर्ण इतिहास प्रभुत्व की ओर अग्रसर हुआ। कब? पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, जब मराठे कमजोर हो गए। ठीक है। यहाँ से सिखों का गौरवपूर्ण इतिहास जो है वह और भी ज्यादा प्रभुत्वशाली हुआ। 1764 ईस्वी में अमृतसर में सिखों ने एकत्रित होकर देग, तेग एवं फतेह नामक लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए जो पंजाब में सिखों के संप्रभुता का प्रथम हस्ताक्षर बना। ठीक है। तो याद रखिएगा क्या लिखा होता था? देग, तेग एवं फतेह। ठीक है। 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी के बीच पंजाब में सिख छोटे छोटे राज्यों में बट गए जो कि मिसल कहलाते थे। 1773 ईस्वी के अंत तक पंजाब में समस्त मैदानी भाग एवं पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तथा उत्तरी पहाड़ी भागों से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक सिखों ने अपना साम्राज्य विस्तृत किया था। परंतु सिखों में प्रशासनिक इकाई का अभाव था क्योंकि वो 12 मिसलों में बटे हुए थे। जैसा मैंने बताया कि छोटे छोटे संघों में बटे हुए थे तो इनको मिसल कहा जाता था। तो टोटल 12 मिसल हुआ करते थे। वो कौन कौन थे? तो पहला है आपका भंगी मिसल, दूसरा है निशानिया मिसल, तीसरा है रामगढ़िया मिसल, चौथा नक्कई मिसल, अहलुवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, दल्ले हवाला मिसल, फिजुलपुरिया मिसल, फुलकिया मिसल तथा धनई मिसल। ठीक है। अब इसमें जो सबसे शक्तिशाली 5 मिसलें थी जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए वो हैं आहलूवालिया, भंगी। भंगी मिसल जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, याद रखिएगा। इसके बाद है आहलूवालिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, कन्हैया मिसल और नक्कई मिसल। ये जो 5 मिसलें हैं ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और इन सब में भी भंगी मिसल सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी जिसका अधिकार अमृतसर, लाहौर और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों पर था। और इसी सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे रंजीत सिंह। ठीक है। भंगी मिसल के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसल जो था वो था सुकेरचकिया मिसल और इसी के प्रमुख थे राजा रंजीत सिंह जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि सिख धर्म के बहुत अच्छे गुरु, मतलब बहुत बड़े राजा हुए। ठीक है, महाराजा हुए। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में यदि देखें तो 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था पंजाब पर। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रंजीत सिंह का जन्म सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर पर हुआ था। यानी कि इनके पिता कौन थे? महासिंह थे, सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख। इनके जन्म के 12 साल के बाद ही 1792 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो गई और रंजीत सिंह सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। मतलब मात्र 12 साल की उम्र में ही रंजीत सिंह सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए थे। रंजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया बल्कि डोगरों, नेपालियों एवं अफगानों के साथ भी मधुर संबंध बनाए थे। अब देखते हैं यहाँ डोगरों से क्या मतलब, बोडो डोगरी आपने पढ़ा होगा तो ये असम का क्षेत्र का भाग है। ठीक है। और यहाँ पे फिर नेपाल हो गया और अफगानिस्तान हो गया, मतलब कि आपका इधर पूर्व भी हो गया, उत्तर भी हो गया और इधर जो है आपका
मतलब कि पश्चिमी भाग भी हो गया, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी, साथ ही लाहौर के प्रांतीय शासक का पद भी दिया था। तो सबसे पहले राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दी थी। अब 1805 में, यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए, 1805 ईस्वी में रंजीत सिंह ने अमृतसर शहर को भी भंगी मिसल से जीत लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही रंजीत सिंह के अधीन हो गए थे। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि धार्मिक राजधानी कौन थी? तो अमृतसर। और राजनीतिक राजधानी कौन थी? तो लाहौर, ठीक है। उधर यूरोप में नेपोलियन की बढ़ती शक्ति और फ्रांस तथा रूस में संधि हो जाने से भारत में अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उन्हें लगता था कि नेपोलियन कहीं भारत भी ना आ धमके। तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेडकॉफ को रंजीत सिंह के पास वार्ता करने के लिए भेजा, परंतु अंग्रेजों ने रंजीत सिंह की शर्तें अस्वीकार कर दी और वार्ता विफल हो गई। अब ये शर्तें कौन कौन थी? तो रंजीत सिंह जी चाहते थे कि अफगानों के आक्रमण करने पर अंग्रेज जो है वह रंजीत सिंह का साथ दें, और दूसरा शर्त था कि पंजाब के मालवा क्षेत्र पर रंजीत सिंह का अधिकार होगा। ये दोनों ही शर्तें जो है चार्ल्स मेडकॉफ ने इनकार कर दिया दोनों शर्तों से, और वार्ता विफल हो गया। वार्ता विफल होने पर रंजीत सिंह ने मालवा की ओर कूच किया, लेकिन अंग्रेजों ने आक्टर लोनी के नेतृत्व में सेना भेज दी और रंजीत सिंह को मजबूरन अमृतसर की अपमानजनक संधि करनी पड़ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से अमृतसर की संधि जो शुरू होती है, यहां से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और ये जो संधि है इसका डेट भी बराबर पूछा जाता है, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस संधि पर मेडकॉफ और रंजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए, जिसकी शर्तें क्या क्या थी? तो पहला था कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली जाएगी। दूसरा था कि रंजीत सिंह आक्रमण न कर सके, इसलिए लुधियाना में अंग्रेजी सेना रख दी गई। सतलज के पूर्व के राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो ये जो और भी बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन ये जो 3 शर्तें थी ये प्रमुख थी, ठीक है। अमृतसर की संधि के बारे में यदि शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा जाता है मेंस में, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है इसमें से क्वेश्चन। रंजीत सिंह का विजय अभियान, यह देख लेते हैं रंजीत सिंह के विजय अभियान के बारे में। तो 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह ने कांगड़ा की पर विजय की। कुछ किताबों में 1811 भी देता है, इसलिए मैंने 1811 ईस्वी तक लिख दिया है, ठीक है। 1813 ईस्वी में कश्मीर विजय की उन्होंने, जिसमें अफगान अमीर शाह सुजा से इन्होंने कश्मीर का संरक्षण प्राप्त किया, तथा उसी ने कोहिनूर हीरा भी रंजीत सिंह जी को भेंट किया। तो यह पूछा जाता है बराबर कि रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो अफगानिस्तान का अमीर था शाह सुजा, इन्होंने ही कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को भेंट किया था, और इन्हीं से अंग्रेजों ने छीना था। यह हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। 1818 ईस्वी में मुल्तान विजय इन्होंने की। 1819 ईस्वी में दीवान चंद्र मिश्र के नेतृत्व में रंजीत सिंह की सेना ने गवर्नर जब्बार खां को अपदस्थ किया और मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1820-21 में देखते हैं तो डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तथा लेह पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 1834 ईस्वी में इन्होंने पेशावर विजय की, और 1838 ईस्वी में देखते हैं तो अफगानिस्तान के अमीर शाह सुजा को दोस्त मोहम्मद की जगह अफगानिस्तान का अमीर बनाने के लिए रंजीत सिंह, शाह सुजा एवं लॉर्ड ऑकलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई 1838 ईस्वी में। अब देखते हैं 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की दुखद मृत्यु हो गई, और उनके बाद जो है उनके जो उत्तराधिकारी थे उनमें खड़ग सिंह थे, नौनिहाल सिंह थे, शेर सिंह इत्यादि थे, लेकिन ये योग्य साबित नहीं हुए। कुछ जो है उनको मार डाला गया, और कुछ जो थे वो हैजा वगैरह की से मारे गए, ठीक है, मतलब कि कुछ बीमारी से मारे गए। तो इन लोगों का शासन जो है बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1839 में जो है ये हुआ, और 1843 ईस्वी तक जो है ये सब जितने भी उत्तराधिकारी थे इन सब का काम तमाम हो गया। 1843 ईस्वी में राजमाता छिंदन के नेतृत्व या संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र, जो उनके पुत्र एक बचे थे जो कि वयस्क भी नहीं हुए थे, दिलीप सिंह उनका नाम था, उनका राज्यारोहण किया गया। किनके संरक्षण में? तो राजमाता छिंदन के संरक्षण में, ठीक है। जैसा हम लोग देखते हैं कि अकबर
का जो राजाभिषेक हुआ था वह बैरम खां के संरक्षण में हुआ था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ। अब देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अब देखेंगे इसका कारण वगैरह। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महाराजी जिंदन या छिंदन भी लिखता है, जिंदन या छिंदन कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको, की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेजर ब्रॉडफुट की गलत नीतियों से सिख सेनापति लाल सिंह तथा तेज सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को बाध्य हो गए थे। उस समय मेजर ब्रॉडफुट जो था वो वहां का अधिकारी था। 1843 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लेने और रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद आक्रमण का भय समाप्त हो जाने से अंग्रेज जो थे वो पंजाब पर अधिकार करने की फिराक में थे। 1843 में सिंध पर उन्होंने अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, और इधर जो है रंजीत सिंह की मौत हो गई थी, तो उनका जो है भय समाप्त हो गया था। उन्होंने सोचा कि भाई अल्पवयस्क पुत्र है, दिलीप सिंह तो अभी बहुत छोटा है, तो हम पर क्या आक्रमण करेगा, क्या प्रतिरोध करेगा, तो वो जो है ताक में रहने लगे। अब क्या हुआ कि दिसंबर 1845 ईस्वी में लाल सिंह तथा तेज सिंह ने महारानी से जबरन, मतलब जबरदस्ती जो है राज आज्ञा प्राप्त करके, जबरदस्ती कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा वो क्या बोलते हैं जिद वगैरह कर करके, और राजाज्ञा प्राप्त कर ली, राजा की आज्ञा प्राप्त कर ली, और सतलज के पार जो है वो आक्रमण कर दिया। याद रखिए सतलज जो था वह दोनों के बीच में, अंग्रेजों और पंजाब के बीच में जो है क्या था, सीमा रेखा निर्धारित कर लिया गया था। लेकिन यहां पर जो है सतलज के पार जाकर इन दोनों ने आक्रमण कर दिया, और इससे जो है अंग्रेजों को मौका मिल गया। ठीक है, अब अंग्रेजों को मौका मिल गया, तो उसी समय एक और चीज हुआ था, उस समय एक और घटना हुई थी कि उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, जो था वह बनकर के आया था, गवर्नर जनरल बनकर के लॉर्ड हार्डिंग भारत आया था, और अंग्रेज सेना का सेनापति जो था वो लॉर्ड गफ था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था और कौन जो था वो सेनापति था, लॉर्ड गफ था। तो अंग्रेजों तथा सिख सेना के बीच प्रथम 4 युद्ध जो हुए थे, मतलब उसने जब आक्रमण कर दिया, लाल सिंह और तेज सिंह ने जब सतलज के पार आक्रमण कर दिया, तो भैया उधर से अंग्रेज तो फिराक में थे ही, युद्ध शुरू हो गया। अब 4 युद्ध हुए जो कि अनिर्णायक सिद्ध हुए। ठीक है, तो पहला जो युद्ध था वह मुदकी का युद्ध था 1845 ईस्वी में। दूसरा युद्ध था फिरोज शाह का युद्ध, यह भी 1845 ईस्वी में। उसके बाद बद्दोवाल और आलीवाल का युद्ध हुआ 1846 ईस्वी में, लेकिन ये सब जो है निर्णायक साबित नहीं हुए। पांचवा और अंतिम जो निर्णायक युद्ध था वह सबराव का युद्ध था। ठीक है, सबराव नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जो कि 10 फरवरी 1846 को हुआ था, और यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। सिख सेना लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण बुरी तरह हार गई। कुछ जगह पर विश्वासघात भी लिखा जाता है कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में लिखा जाता है कि विश्वासघात उन्होंने नहीं किया था, ऐसे ही जो है मतलब कि सैन्य शक्ति कमजोर थी उनकी, इस वजह से हार गए थे। 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, और 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई थी। तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था, यह याद जरूर रखिएगा। अब देखते हैं लाहौर की संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। तो सतलज के दक्षिणी ओर सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। महाराजा ने सतलज और व्यास नदियों के बीच सभी क्षेत्रों या फिर दुर्गों पर अधिकार खो दिया, यानी कि रंजीत सिंह का अधिकार खत्म हो गया सतलज और व्यास नदी के बीच जितने भी दुर्ग थे उन सब पर। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए रंजीत सिंह को अंग्रेजों को युद्ध हर्जाना के तौर पर देना पड़ा, 1.5 करोड़ रुपया। अंग्रेजों ने 1 करोड़ में अब क्या किया अंग्रेजों ने कि कश्मीर तो छीन लिया था, तो 1 करोड़ में कश्मीर जो था वह गुलाब सिंह को बेच दिया। ठीक है, और यह जो है सिखों को बहुत ही नागवारा गुजरा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि 1 करोड़ में अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया। हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। इसके अलावा सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। ये सब पॉइंट जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी पीसीएस एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा। ओके, दिलीप सिंह को राजा
रानी जिंदन को उनकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को उनका वजीर स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। राजा किसी अंग्रेज या अमेरिकन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। इसके अलावा जो शर्त थी कि अंग्रेजी सेना को सिख राज्यों से होकर गुजरने की अनुमति दे दी गई थी। तो ये सभी शर्तें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं भैरोवाल की संधि के बारे में। अंग्रेजों के द्वारा कश्मीर जो है वह गुलाब सिंह को बेचना सिखों को पसंद नहीं आया और लाल सिंह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने जल्द ही विद्रोह का दमन कर दिया और दिलीप सिंह के साथ भैरोवाल की संधि कर ली, जिसकी शर्तें क्या क्या थी वो देख लेते हैं। रानी जिंदन की संरक्षिता जो थी वो समाप्त कर दी गई तथा उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के साथ जो है भेज दिया गया। ओके, आगे देखते हैं। लाहौर के प्रशासनिक कार्यों के लिए रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद नियुक्त की गई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाहौर में एक अस्थाई से अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत किया गया, जिसके खर्चों का वहन किसको करना था? दिलीप सिंह को ही करना था। मतलब दिलीप सिंह की सुरक्षा जो थी उसका भार रानी जिंदन या छिंदन कहिए, उनसे हटा दिया गया और उनके संरक्षण के लिए अंग्रेजी फौज को रख दिया गया। संरक्षण तो बहाना था, उन पर जो है नजर रखने की बात थी, और जो है उनके खर्चों का वहन किसको करना था? तो दिलीप सिंह को ही करना था। यह व्यवस्था दिलीप सिंह के वयस्क होने तक जारी रहनी थी, लेकिन इससे पहले ही डलहौजी के समय में अंग्रेजों और सिखों के बीच जो है एक बार फिर से युद्ध खड़ा हो गया। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी को कहा जाता है। लाहौर और भैरोवाल की संधि जो थी वह सिखों के लिए अपमानजनक थी और वे अपनी खोई प्रतिष्ठा एवं शक्ति वापस पाने को ललायित थे। उधर डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां भी असंतोषजनक थी। मुल्तान के गवर्नर सहित अनेक सिख अधिकारियों को अपदस्थ कर दिया गया था, जिससे सिख जो थे वो अत्यंत रुष्ट थे। इसमें जो है मुल्तान का गवर्नर जो था मूलराज, उनको भी अपदस्थ कर दिया गया था। इससे स्थानीय जो जनता थी उसमें भी बहुत ज्यादा रोष था। अब क्या हुआ कि राज परिवार के जो लोग भी असंतुष्ट थे अंग्रेजों से, उनके तथा सैनिकों के बीच जो है एक समझौता हुआ और उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनानी शुरू कर दी और अप्रैल 1848 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। अब उधर जनता ने तो विद्रोह कर ही दिया था, सब मिल गए यहाँ पर आकर के, जितने भी राज परिवार के सदस्य थे, जितने भी सैनिक थे और जो जनता थी, सब मिल करके और अंग्रेजों के खिलाफ डट गई। अब डलहौजी ने क्या किया? यहाँ पर युद्ध की घोषणा कर दी। डलहौजी को भी बहाना मिल गया कि भैया जनता ने विद्रोह कर दिया है तो अब युद्ध तो होना चाहिए। तो बस 3 युद्ध यहाँ पर लड़े गए। पहला जो युद्ध था वह रामनगर का युद्ध था, ठीक है। रामनगर का युद्ध जो था वह 22 नवंबर 1848 को लड़ा गया। इसमें जनरल गौफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रावी नदी को पार करके शेर सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना से अनिर्णायक युद्ध किया। मतलब यह जो युद्ध था वह अनिर्णायक सिद्ध हुआ, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा जो युद्ध था वह चिलियांवाला का युद्ध था। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को यह लड़ा गया था। इसमें भी नेतृत्व वही रहा, मतलब नेतृत्व वही था, जनरल गौफ का नेतृत्व था और सिखों की तरफ से शेर सिंह का नेतृत्व था। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची थी। तीसरा जो युद्ध था वह था गुजरात का युद्ध और यह युद्ध 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो आपका नेतृत्व था अंग्रेजों की तरफ से वह बदल दिया गया और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में यह युद्ध जो था वह काफी निर्णायक सिद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने सिखों को आत्मसमर्पण हेतु मजबूर कर दिया और सिखों को पराजित कर दिया। इतिहास में इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी मात्रा में तोपों का प्रयोग इसमें किया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा दोनों ही आंग्ल सिख युद्धों के बारे में, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में। प्रथम बार में 5 युद्ध लड़े गए और दूसरी बार में जो है 3 युद्ध लड़े गए। सबका नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। ओके, अब देख लेते हैं। यह जो है आपका मेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पीटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम क्या हुए तथा उनका महत्व क्या था, ठीक है। यह बहुत सारे किताबों में नहीं दिया जाता है, खास करके छोटे मोटे किताब जो है आपके लूसेंट वगैरह, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर जो है इस पर वीडियो भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कम जगह मिलने वाला है।
जरूर ध्यान से पढ़िएगा। 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। सबसे पहला परिणाम तो यह हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सिखों को कृपाण के अतिरिक्त अन्य कोई भी शस्त्र रखना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह ने वहां पर पढ़ाई भी की और वहां पर जो है ईसाई धर्म धारण कर लिया। कुछ समय के लिए नारफाक नामक स्थान में वह एक जमींदार की तरह रहे, लेकिन बाद में दिलीप सिंह पंजाब लौट आए और पुनः जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया, सिख धर्म अपना लिया। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जरूर रखिएगा। इसके बाद देखते हैं तो पंजाब की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह 3 सदस्यों की एक समिति को सौंप दिया गया, जिसमें पहले सदस्य थे हेनरी लॉरेंस जो कि प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। दूसरे सदस्य थे जॉन लॉरेंस जो कि भू राजस्व प्रबंधन व्यवस्था संभालते थे, और तीसरे थे चार्ल्स मेसन जो कि न्याय विभाग के अध्यक्ष थे। ये तीनों जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं तो सिख साम्राज्य भी जो है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। यह जो था परिणाम हुआ दोनों युद्धों का। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि आखिर इतिहास मतलब आगे भविष्य में इसका क्या महत्व साबित हुआ, इसका क्या और ज्यादा परिणाम हुआ। तो 1845-46 और 1848-39 के दोनों आंग्ल सिख युद्धों से अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ। पहले जो है वो विरोधियों की सैन्य कुशलता पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि जो क्षेत्र उन्हें जीतना होता था उस क्षेत्र की जलवायु इत्यादि कारकों पर वो ध्यान दिया करते थे। लेकिन अब जो है आगे उन्होंने विरोधियों की सैन्य कुशलता पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने अपनी रणनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था इस युद्धों से अनुभव लेकर के। लाहौर में सिख सेना की नियमित टुकड़ियों तथा यूरोपियनों की तर्ज पर आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने अंग्रेजों का परिचय एक दृढ़ निश्चयी साधन संपन्न शत्रु से करा दिया। अब उनको जो है सिखों की शक्ति का एहसास हो चुका था इन दोनों युद्धों में, ठीक है, तो वो और ज्यादा सतर्क हो गए थे और उन्होंने भी अपना सैन्य रणनीति बदलना शुरू कर दिया था। इसके बाद देखते हैं तो आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के सैन्य कुशलता को पारस्परिक आपसी सम्मान प्रदान किया था, ठीक है। यदि सिख जो थे वो अंग्रेजों का सम्मान करते थे तो अंग्रेज भी जो है, चूंकि सिख इतने ज्यादा बहादुर थे, इतने ज्यादा सैन्य रणनीति में कुशल थे कि वो भी सिखों का सम्मान जरूर करते थे। सिखों ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद भी ब्रिटिश शासन की ओर से सैनिकों के रूप में लड़ाई लड़ी। अब चूंकि वो सिखों के मतलब कि सैन्य कुशलता से परिचित थे, कितने ज्यादा बहादुर होते थे इससे परिचित थे, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट बनाया अपने यहाँ, और वो सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो बहुत सारे युद्धों में ब्रिटिश शासन की ओर से लड़ाई करते रहे, स्वतंत्रता संग्राम में भी और आजादी के समय तक भी, ठीक है। अब यहीं पर हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल यदि आप देखें तो सारागढ़ी का युद्ध आप देख सकते हैं, जो कि इस पर अक्षय कुमार ने मूवी भी बनाई थी कुछ दिन पहले। तो सारागढ़ी का युद्ध इत्यादि जो था उसमें सिख जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ओके, तो ये सब इसके परिणाम हुए और महत्व साबित हुए। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से और कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 4 किताबों को मिला करके मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। यदि ये नोट्स अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, और एक घंटी का आइकॉन होगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, तो उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियोज आगे आने वाले हैं सबका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और ये नोट्स जो आप देख रहे हैं ये मेरे खुद का लिखा हुआ नोट्स है। यदि इसी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए बहुत ही कम शुल्क में, तो आप मेरा कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक पीसीएस का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मैं जीएस के नोट्स देता हूं, करंट अफेयर्स के नोट्स देता हूं, और इसके अलावा एक बीपीएससी का भी प्रोग्राम चल रहा है जो कि बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए है। तो यदि आप कोई भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का भी जो है लगभग तैयारी में करा देता हूं, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 9525
360283 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर। ठीक है, यदि आपको नोट्स लेना हो तभी कॉल कीजिए, वैसे कॉल करके या फिर मैसेज करके परेशान मत कीजिए, बहुत लोग ऐसा भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आपसे लेते हैं अलविदा और जय हिंद, वंदे मातरम।